हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है हरेंद्र सिंह, ग्राहम रीड, शिवेंद्र, अमरजीत सिंह। सही जवाब ऑप्शन बी, ग्राहम रीड। ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये पहले भूतपूर्व यहाँ के खिलाड़ी रहे हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तब वो इस टीम के पार्ट थे। 2014 से वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच भी बने थे और बाद में उन्होंने वहाँ से अपने पद को छोड़ा था और अब जाके उन्हें भारतीय जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है उसका जो है चीफ कोच बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के में खराब प्रदर्शन के कारण तब के जो भारतीय कोच थे हरेंद्र सिंह, उन्हें उस पद से बर्खास्त कर दिया गया था और तब से भारतीय टीम जो थी वो नए कोच की तलाश में थी। अब ग्राहम रीड के बारे में माना जाता है कि वो जल्द ही जो बेंगलुरु स्थित है भारतीय खेल प्राधिकरण, वहाँ जो कैंप चल रही है भारतीय हॉकी टीम की, उसको वो ज्वाइन करेंगे, जिसमें 60 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। उनका चयन हुआ है और वो वहाँ पे अभी कैंप में जुड़े हुए हैं। वहीं पे जाके ये अपना पोजीशन संभालेंगे। अपॉइंटमेंट के बाद इन्होंने बताया कि भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत टीम है और बहुत ही अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलती है और ऐसे टीम से जुड़ने के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से बढ़ाकर कितने मतदान केंद्र करने का निर्देश किया? सही जवाब ऑप्शन सी, 5। देखिए, समझिए सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी के इलेक्शन को देखें, आप जनरल इलेक्शन को 2019 को देखें, तो पहले क्या होता था कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से किसी एक मतदान केंद्र पे जाके वीवीपैट जो है, यानी जिससे आप जिस चीज़ को मतदान दिए हैं उससे पर्ची निकलती है और उससे आपके वोट का मिलान होता है कि जो बटन आपने दबाया वो सही वोट पड़े या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिर्फ एक मतदान केंद्र में जाके अगर आप मिलाएंगे तो उससे जो इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत शंका हो रही है वो दूर नहीं होगी। ऐसा कीजिए, आप एक विधानसभा के 5 क्षेत्रों से या 5 मतदान केंद्रों पे जाइए, वहाँ के वीवीपैट से आप अपने जो है वोटिंग को मिलाइए। उससे क्या होगी कि पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक क्रेडिबिलिटी आएगी और यह पता चलेगा कि वोट सही तरीके से दर्ज हो रहे हैं या नहीं। ये पहली बार है 2019 का लोकसभा इलेक्शन जिसमें सभी सीटों पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ जो इलेक्शंस हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र है या उसके बाद जो कुछ इलेक्शन हुए उसमें वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कंप्लीटली कि सभी चुनाव क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पे वीवीपैट का इस्तेमाल हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने 21 विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप जितने भी वीवीपैट हैं आप लगभग कम से कम 50% पे आप मतदान केंद्रों पे इनको मैच करवाइए। और उसी के एवज में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिया है। किसको निर्देश दिया है? इलेक्शन कमीशन को। हालांकि उन्होंने जो एक दावा किया था या उनकी जो मांग थी 50% मतदान केंद्रों पे, उसको नहीं माना गया, उसे सिर्फ 5 मतदान केंद्रों पे बताया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया अगर 50% के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी और इतने लोग अभी इतने कम समय में हम नहीं तैयार कर सकते, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। विश्व बैंक के नए रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, भारत। इंडिया लगातार तीसरे साल पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है और ये इस अपने जो ये पोजीशन है उस पर कंसिस्टेंट है। लेकिन इस बार जो इसका रेमिटेंस है वो 14% अधिक बढ़ा है। ऐसा क्यों बढ़ा है? इसके पीछे रीज़न है। केरल फ्लड हुआ, आप सबको याद होगा, एक नेशनल एक त्रासदी हो गई थी। इसी समय आपको ये भी पता होगा कि केरल से लगभग आधे, मतलब अगर आप यूं बोले 60 to 70% परिवार के लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं, यानी या तो वो गल्फ में रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं। तो उन लोगों ने जो पैसा भेजा, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक ने माना कि रेमिटेंस पिछले साल से 14% अधिक बढ़ी है।
और इस बार भारत ने कुल 79 बिलियन जो पैसे हैं, 79 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत को मिला है। उसके ठीक बाद चीन है 67 बिलियन डॉलर के बाद, मैक्सिको 36 बिलियन, फिलीपींस 34 बिलियन और मिस्र 29 बिलियन डॉलर के साथ इस सारे पोजीशन पे है। पूरे अगर विश्व की बात करें तो जो एशिया क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये रेमिटेंस में बढ़त हुई। और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो गल्फ इकोनॉमिक काउंसिल है और अमेरिका में जिस तरह से इकोनॉमी का सुधार हुआ है, उसके बाद वहाँ पे रह रहे लोगों ने अपने अपने देशों में पैसे भेजे और जिसके कारण वर्ल्ड वाइड जो है ये रेमिटेंस बढ़ा है। इसकी टोटल जो परसेंटेज आप कहेंगे तो बढ़ा है, लेकिन इस पे सबसे बड़ी बात है कि टॉप पोजीशन पे रहा है भारत और पिछले काफ़ी सालों से भारत ही रहा है। आज का अगला सवाल, रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार करेंसी चेस्ट की स्थापना हेतु कितने वर्ग फुट का क्षेत्र जरूरी बताया गया? सही जवाब ऑप्शन बी 1500 स्क्वायर फीट वर्ग फुट का जो है ये जगह चाहिए। अगर आप अब नए नियम के अनुसार, और आरबीआई ने ये जो नया नियम है किस चीज़ के लिए, करेंसी चेस्ट की स्थापना के लिए हाल ही में नया नियम बनाया है और उसके अनुसार अब कम से कम आप अगर नया करेंसी चेस्ट बनाएंगे तो आपको इतने फीट वर्ग फुट जो जगह की आपको ज़रूरत है और इतने होने चाहिए। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे 600 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए। दुर्गम स्थान या पहाड़ी स्थान, ऐसे अगर जनरल कोई पोजीशन है या अगर आप इसको बोलें कि समतल जगहों पे जो पहाड़ी क्षेत्र ना हो तो वहाँ पे 1500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 600, ताकि अगर 1500 स्क्वायर फुट में है तो वहाँ पे 60,000 बैंक नोटों के प्रसंस्करण की क्षमता है। 6,60,000 नोटों की बैंक नोटों के प्रसंस्करण करने की क्षमता होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में बोला है कि 2,10,000 नोटों की क्षमता होनी चाहिए। तो ये एक नया नियम है। अगर आप लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान पे रखना है। अगला सवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का वार्षिक वीरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी 9 अप्रैल। 9 अप्रैल यानी कल ही सीआरपीएफ ने अपना जो है उनका जो वार्षिक वीरता या वैलोर दिवस होता है उन्होंने मनाया और इस अवसर पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है अवार्ड लोगों को दिए हैं, जिसमें पुलवामा अटैक में जो 40 के करीब 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उन्हें भी सम्मान दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये सीआरपीएफ वीरता दिवस क्यों मनाया जाता है? 1965 का साल था। सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन की छोटी टुकड़ी ने कच्छ के रन में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को सफलतापूर्वक लड़ा, उन्हें पीछे धकेला और इसमें 34 पाकिस्तानी सेना को मार गिराया, 4 को जिंदा पकड़ा। ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय क्षण था, क्योंकि किसी भी आर्मी के एक फुल फ्लेज रेजिमेंट को एक किसी पुलिस बल का एक जो टुकड़ी था उसने मार गिराया, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसमें से 6 जो है सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे और इन्हीं के शहादत को याद रखने के लिए 9 अप्रैल को वीरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में कंगला तोंगबी की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। कंगला तोंगबी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए मणिपुर। इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ, जिसे कांगला तोंगबी के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध स्मारक में सेना आयुध द्वारा जो है ये वर्षगांठ मनाई गई। ये जो लड़ाई हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खूनी लड़ाई के रूप में इसे जाना जाता है। यह 8 मार्च से 3 जुलाई 1944 के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जापानी सेना के खिलाफ ये टुकड़ी ने अपनी जंग छेड़ी थी और उसका जो उद्देश्य जो था इस लड़ाई का उस समय कि जापान का जो लॉजिस्टिक बेस था उसके ऊपर कब्जा करना। और जैसा कि मैंने कहा कि उस समय की और अब तक इसे सबसे खूनी लड़ाई के रूप में माना जाता है और इसी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में कांगला तोंगबी जो है मनाया गया इस बार, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला सवाल, कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही जवाब ऑप्शन डी लिन डैन ने। लिन डैन ने अपने हमवतन खिलाड़ी चेंग लोंग को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। 5 बार के विश्व चैंपियन है। उन्होंने 78 मिनट तक चले इस मुकाबले में, हालांकि पहला गेम उन्होंने गंवा दिया, लेकिन उसके बाद शानदार अपनी वापसी की और फिर इस जो मेंस का खिताब जो था सिंगल्स का उन्होंने अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि ये मलेशिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, याद रखना है लिन डैन ने। और अब आज का आखिरी और 8वां सवाल,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस संस्थान को पहला स्थान दिया गया? सही जवाब ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। एचआरडी मिनिस्ट्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया है। वहीं पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली को दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया। भारतीय विज्ञान संस्था आईआईएससी बेंगलुरु और दिल्ली के मिरांडा हाउस को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और कॉलेज चुना गया। तो अगर आपसे जो है टॉप यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो ये है आईआईएससी बेंगलुरु, और टॉप कॉलेज में हो जाएंगे मिरांडा हाउस, टॉप इंस्टीट्यूशन में आईआईटी मद्रास। ये जो है चौथा ये एक नेशनल रैंकिंग था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF का, और इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये दिया गया। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे, और आपके लिए भी एक सवाल होगा। मैंने पूछा था हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया, और सही जवाब था ऑप्शन बी, डेविड मैलपास। डेविड मैलपास वरिष्ठ अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी हैं और उन्हें सर्वसम्मति से विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। ये 2016 का जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उस समय उन्होंने आर्थिक सलाहकार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में उन्होंने कार्य किया गया था। और 2007-8 में जो इकोनॉमिक डूम्स हुआ था, जो एक वित्तीय संकट हुआ था, उस समय में भी उन्होंने अपने कुछ पूर्वानुमान बताए थे कि ऐसा होने वाला था, इसके लिए भी इनको पहचाना जाता है। तो रघुराम राजन और डेविड मैलपास दो लोग थे जिन्होंने इसको पहले ही बता दिया था कि इस तरह से इस आर्थिक संकट से दुनिया गुजरने वाली है। तो उस क्षेत्र में अगर देखें तो डेविड मैलपास का जो एक इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहचान है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए इन्हें वर्ल्ड बैंक का जो है नया चीफ बनाया गया है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में चुनाव से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म किया जाता है? इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।